नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देंगे। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ रहता है और पूरे प्रश्न को डिटेल सॉल्यूशन किया गया है, इसलिए आप इसे पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दूसरा और चौथा को, यानी ऊर्जा और किसे परिवहन को शामिल नहीं किया जाता है। सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत ऊर्जा एवं परिवहन को शामिल नहीं किया जाता है। अंतर्गत उसके शामिल किया जाता है शिक्षा, आवास एवं स्वास्थ्य को। ऊर्जा, परिवहन एवं संचार आर्थिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ना कि सामाजिक आधारित संरचना पे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था और इसका सही आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर। बी डी सावरकर को अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार में स्थित सेलुलर जेल में काला पानी की सजा दी थी। बी डी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और सावरकर ने 1857 की क्रांति पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास की रचना किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे पुराना है। इनमें से कौन है जो सबसे पुराना है। स्वर्ण मंदिर, ताजमहल, खजुराहो के मंदिर, अजंता और एलोरा की गुफाओं में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सबसे पुराना है अजंता और एलोरा की गुफाएं। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन है। उस्ताद अहमद लाहौरी है और खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। महाराज रंजीत सिंह द्वारा 1809 ईस्वी में मार्बल तथा 1830 ईस्वी में सोना मढ़वाया गया था, जिसके बाद इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी की बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की यह एक बेहतरीन बुक है। चक्षु प्रकाशन की ये बुक पूर्णतः बीएसएससी के द्वारा पूछे गए सवालों के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। लगभग 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसे काफ़ी अच्छे तरीके से व्याख्या किया गया है। इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आप अपनी सफलता को और मजबूती देना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें, एक बार इन प्रश्नों को अभ्यास जरूर करें। चक्षु प्रकाशन की ये प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट है, लोक नृत्यों और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, झूमर हरियाणा का नृत्य है, ये सुमेलित नहीं है। झूमर लोक नृत्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नृत्य है और ये अति प्राचीन लोक नृत्य है जो फसल के मौसम में एवं त्योहारों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। बाकी तमाशा महाराष्ट्र का, बाउल पश्चिम बंगाल का और कजरी उत्तर प्रदेश का है, ये सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस नाटक के, और सही जवाब हो जाएगा डी, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं विशाख दत्त। कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र की रचना किए थे। भास ने स्वप्नवास बत्ता नाटक की रचना किए। कालिदास मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव की रचना किए और विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम की भी रचना की। मुद्रा राक्षस के तो रचना किए ही और देवी चंद्रगुप्तम को भी रचना के। अष्टध्यायी पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक है और क्षुद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है कितनी है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 5 है। 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रशियन और स्पेनिश है। अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध स्थित है और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। और ये किस नदी पे है, तो ये महानदी पर स्थित है। अगला है, वर्ष 2001 से 2021 के मध्य बिहार के औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। आंसर हो जाएगा सी, 25.1%। बिहार के औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय रहा 27.9% के साथ, और नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड रहा कितना, तो -0.58%। और भारत का पूरा 10 औसत वृद्धि दर कितना रहा, 17.7, और बिहार का 25.1%। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। पहली पंचवर्षीय योजना का आधार किस था, तो आंसर हो जाएगा ए, हैराल्ड डोमर मॉडल। हैराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना, जो कब से कब तक चला, तो 1951 से 56 तक चला। प्रथम योजना के अंतर्गत मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई था। नेक्स्ट है, फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था, फाहियान, और इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, शांति वन संबंधित है, आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू से। शांति वन जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। राजघाट समाधि स्थल किनका है, महात्मा गांधी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। वीर भूमि राजीव गांधी। शक्ति वीर की बात करें तो इंदिरा और राजीव का है, ध्यान रखिएगा। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। समता स्थल जगजीवन राम। और बी आर अम्बेडकर का चैत्य भूमि। चौधरी चरण सिंह के किसान घाट, ज्ञानी जैल सिंह के एकता स्थल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समाधि स्थल सभी हैं। चीन के हांगजू में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक किस ब्रांड को बनाया गया, और इसका आंसर हो जाएगा डी, अमूल को बनाया गया। टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर एडिडास कंपनी, एडिडास को फरवरी 2023 में बनाया गया था टीम इंडिया का। और मई 2023 में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में मास्टर कार्ड ने भारत पे की जगह ली है। नेक्स्ट है, झेलम नदी का उद्गम स्थल है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, बेरीनाग। झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील है। ब्यास नदी की अगर बात करें तो रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड है। रावी के रोहतांग दर्रे के समीप में ही है। सतलज की बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राजस्थान से है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन कब हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 1965 में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के स्थापना 1965 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर एनसीसी की बात करें उसकी स्थापना 1948 में किया गया था। असम राइफल्स देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जिसकी स्थापना कच्छार लेवी नाम से 1835 में किया गया था। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में किया गया था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब किया गया था, 1969 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, श्री एस दुबे। 28वां लेखा महानियंत्रक सीजीए श्री एस दुबे हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू भारत का 14वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग हैं। अगला है, भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है, मसालों का प्रदेश, आंसर हो जाएगा सी, केरल को कहा जाता है। गोवा की मुक्ति कब हुई थी, गोवा की मुक्ति कब हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 1961 ईस्वी में। गोवा की मुक्ति 1961 ईस्वी में हुई थी। भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत में मिला लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालाहारी मरुस्थल स्थित है, कालाहारी मरुस्थल, और इसका आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका में। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका यानी चिली में अवस्थित है। नामिब मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है। और दस्त ए लूट मरुस्थल काफ़ी बार पूछा जाता है, पूर्वी ईरान में स्थित है। शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया, शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मथुरा में। शंकराचार्य ने मथुरा में मठ स्थापित नहीं किया, इस चॉइस में जो दिया हुआ है। शंकराचार्य ने पुरी, द्वारिका, श्रृंगेरी और बद्रीनाथ में मठ स्थापित किया था। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे, आंसर हो जाएगा डी, स्वामी रामानंद के शिष्य थे कबीर।
15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत जिन्होंने धार्मिक एकता का उपदेश दिया कबीर ही थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और कबीर की समाधि मगहर यूपी में अवस्थित है। इनके पालनकर्ता का नाम नीरू और नीमा जो एक जुलाहा थी वहाँ हुआ था। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक कहलाता है और बीजक के 3 भाग है, साखी, सबद एवं रमैनी। साखी, सबद एवं रमैनी। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है और इसका आंसर हो जाएगा ए, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काली मिट्टी होती है और यह मिट्टी गुजरात तथा महाराष्ट्र में अधिक पाया जाता है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और कपासी मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम चारनोजम मृदा है। चारनोजम मृदा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है। अंतारा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया के समाचार एजेंसी है अंतारा। अगर हम भारत की समाचार एजेंसी की कहें तो पीटीआई है और यूएनआई है। जापान के क्योडो है, फ्रांस के एएफपी है। एएफपी है। निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा डी, बिहार शरीफ। नालंदा जिले का मुख्यालय बिहार शरीफ है। कैमूर जिला का भभुआ है। पूर्वी चंपारण का मोतिहारी है और पश्चिमी चंपारण का बेतिया है। रोहतास का सासाराम है। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो प्रश्न में पूछा जा सकता है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, सही जवाब हो जाएगा सी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जाता है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ में मिलती है, ये जो है वो असत्य है। मृच्छकटिकम पुस्तक गुप्तकालीन है। मृच्छकटिकम पुस्तक शूद्रक द्वारा लिखी गई है जो गुप्तकालीन लेखक थे। नेक्स्ट है, संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं। अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, प्राक्कलन समिति को। संसद की प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं। प्राक्कलन समिति प्रशासनिक कुशलता एवं मितव्ययता पर प्रतिवेदन देती है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा में 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था कब। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था कब, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1563 ईस्वी में समाप्त किया था। अकबर दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर 63 में, जजिया कर 64 में, 1564 में, फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 में और इबादत खाना की स्थापना 1575 में किए थे। पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा डी, लोएस। पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को लोएस कहते हैं। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां है यारडंग, इंसेलबर्ग, छत्रक, बरखान। और भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं उत्सुत कुआं, गीजर, डोलाइन, कास्टर झील, युवाला, ये सब हैं। और हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं ड्रमलिन, सर्क, टॉर्न, नुनाटक, फ्योर्ड। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है, और सही जवाब हो जाएगा बी, बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी। सही जवाब हो जाएगा सी, 12वें वर्ष। बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष भिक्षुओं को दे दी थी। राजा बनने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था और पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक की आजीविकाओं के निवास हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, कर्ण, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी नाम से। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे। आंसर हो जाएगा ए, देवाधीश शर्मा श्रवण। द्वितीय जैन संगति कब हुई थी, तो 512 ईस्वी में। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद कौन थे, जामली बना था। प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामली बना था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन ही बचा था जो मुख्य उपदेशक बना। और जैन धर्म के 3 रत्न हैं कौन कौन, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार में। इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ क्या किया था, तो बिहार में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त जिसे इस्तमरारी पद्धति या जमींदारी व्यवस्था लागू की। अस्थायी बंदोबस्त के जनक जॉन शोर थे। अस्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व वसूली का 89% कंपनी को और 11% जमींदार को प्राप्त होता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो कहलाती है। आंसर हो जाएगा ए, बैड डेट। अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो, बैड डेट कहलाती है। आरबीआई ने एनपीए की वसूली के लिए बैड बैंक बनाया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। कब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा डी, 6 अगस्त 1952 को। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होना चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विशाखापत्तनम। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापत्तनम बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। और मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और देश के दक्षिणतम छोर पर स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह को मत्स्य पत्तन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवनें कौन है। आंसर हो जाएगा ए, पछुआ पवनें। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। और उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 35 से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 से 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली पवनें को पछुआ पवनें कहते हैं। नेक्स्ट है जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। आंसर हो जाएगा बी, गीता प्रेस गोरखपुर को। जून 2023 में गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। और गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड ब्लेजली ने भारतीय राज्यों को अपने प्रभाव में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक को। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। शहीद आजम भगत सिंह को, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को, महामना मदन मोहन मालवीय को और आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहाँ LIGO नामक वेधशालाएं बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है कि राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण स्थापित करना मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महाश्वेता। महाश्वेता पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है। द नेमसेक पुस्तक जो है झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखा गया। सुधा मूर्ति द्वारा हाउ द अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी पुस्तक भी लिखा गया है। हाउ द अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कटक में स्थित है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। सही जवाब हो जाएगा बी, विंबलडन। विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है।
ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला विंबलडन 1877 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान-4 में भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा? आंसर हो जाएगा सी, जापान के साथ। चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान-4 में भारत जापान के साथ मिलकर पूरा करेगा। इसके लिए भारत और जापान दोनों देशों ने लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लुपेक्स नाम के मिशन वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित किया है। इसरो तथा नासा का संयुक्त मिशन कौन था? वो था निसार। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? थिम्पू किस देश की राजधानी है? आंसर हो जाएगा बी, भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है। म्यांमार के काफ़ी बार पूछा जाता है, राजधानी है नेपैताव। लाओस के राजधानी है वियंतियानो और कंबोडिया के नहोम पेन है। अगर हांगकांग की बात करें तो राजधानी है विक्टोरिया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? तिब्लिसी। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट राजधानी है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बेल्जियम। भारत ने बेल्जियम के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, शून्य का आविष्कार किसने किया? आंसर हो जाएगा बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम यानी सूर्य सिद्धांत का नामक ग्रंथ लिखी है। ब्राह्महिर ने पंच सिद्धांतिका की रचना की थी और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। ब्राह्महिर प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद थे। भास्कराचार्य सेकंड ने लीलावती पुस्तक लिखे हैं। लीलावती पुस्तक गणित विषय पे आधारित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नारा करो या मारो का किसने दिया था? प्रसिद्ध नारा करो या मारो, डू और डाई किसने दिया था? आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये नारा दिए थे। संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी पाया जाता है संतरे में। निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। सौर सेल उपयोग करने के एक प्रमुख लाभ इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। इस पैनलों की सहायता से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके लाइट, बल्ब तथा टीवी आदि उपकरण चलाए जा सकते हैं। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन तथा गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है और कितने परसेंट है? तो ये 78% है। ऑक्सीजन कितना है? तो 21% है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है। आंसर हो जाएगा ए, सीधे समय के वर्ग का समानुपाती। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना प्रारंभ करती है तो इसका वेग सीधे समय के वर्ग के समानुपाती होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार समानतः चौड़ा होता है और यह खाली स्थान की ओर संकीर्ण होता है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, शीर्ष की ओर। पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार समानतः चौड़ा होता है और यह शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। इस तरह के ये पिरामिड बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूरज से ऊष्मा लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है तो इंजन की दक्षता क्या होगी? तो इसे निकालना होगा किस तरह? अगर T1 बराबर कर रहा है 527 प्लस 273 बराबर 800 केल्विन और T2 बराबर कह रहा है कि 27 वो डिग्री सेल्सियस ले रहा है प्लस 273 कितना होगा? 300 केल्विन। अब इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी होगा 800 माइनस 300 बटा 800 गुना 100 यानी 62.5%। सही आंसर हो जाएगा बी, 62.5%। पहले केल्विन में बदल देना है, 527 को 800 केल्विन हो जाएगा और 27 डिग्री सेल्सियस को भी 300 हो जाएगा और दक्षता निकाल देना है 800 माइनस 300 बटा 800 गुना 100 बराबर 62.5%। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, छाल से। दालचीनी पेड़ की छाल से प्राप्त होती है और चना बीजपत्र एवं भ्रूण से, सहतूत रसीले परिदलपुंज से और टमाटर फल भित्ति एवं बीजांडांशन से। नेक्स्ट है, सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है। सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है। आंसर हो जाएगा ए, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में। सुक्रेज शर्करा को ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में बदल देती है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में बदल देता है। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परित तेजी से घूमने लगे
तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़कर वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा? आंसर हो जाएगा सी, भार में कमी होगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष से परे तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़कर वस्तुओं की भार में कमी होगी। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान जो होता है वो न्यूनतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान भी कम हो जाता है। यूरेसिल पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, आरएनए में। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, हीरा का चमकना। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश विरल माध्यम से बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम से ही लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मोलस्का के अंतर्गत आता है। जंतु जगत का मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इनमें खुला संवहन तंत्र पाया जाता है एवं श्वसन तथा उत्सर्जन कार्य भी होते हैं। नेक्स्ट है, एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है। आंसर हो जाएगा बी, सीमांत वेग से। एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी सीमांत वेग से नीचे उतरता है। क्रांतिक वेग वह गति है जब गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण और वायु प्रतिरोध बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है? आंसर हो जाएगा ए, सितार में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऊर्जा रूपांतरित करने वाला कुछ उपकरण है, जैसे डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट है, बोरेक्स का सूत्र इनमें से कौन है? बोरेक्स का सूत्र कौन है? आंसर हो जाएगा डी, Na2B4O7 10H2O। Na2B4O7 10H2O बोरेक्स यानी सुहागा का सूत्र है। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। आंसर हो जाएगा सी, 60%। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा 60% होती है। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है CO+N2। अगला है, भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, हीमोफिलस पर्टुसिस। हीमोफिलस पर्टुसिस भोजन को विषाक्त नहीं करता है। हीमोफिलस पर्टुसिस के कारण काली खांसी होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को कहते हैं। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए, सिसलूनर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को सिसलूनर कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। यह पृथ्वी से लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना है। यह पृथ्वी की तरह लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना है और इसका सर्वोच्च जो शिखर है वो लिम्निट्स पर्वत है। चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को अपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं। नेक्स्ट है, कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, फेरस ऑक्साइड। कांच में फेरस ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और सोडियम क्रोमेट को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है और लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम के कारण होता है। नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए, बॉयल से। स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल टू 1/P नियत ताप पे, और नियत दाब पे होता है V प्रोपोर्शनल टू T। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, घनत्व। घनत्व सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि वैसी भौतिक राशि है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशाएं भी होती है, उसे सदिश कहा जाता है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, त्वरणीय कोण वेग, विद्युत धारा घनत्व, चुंबकीय आघूर्ण आदि। अगला है, निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी को। ग्राफिक्स, इमेजिंग और ध्वनि, ये सभी के लिए। ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संयोजी ऊतक द्वारा। ताप नियंत्रण एवं पेशी संकुचन संयोजी ऊतक द्वारा होता है। संयोजी ऊतक प्राणियों के विभिन्न अंगों और ऊतकों को बांधता है और अंगों को सहारा देता है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म असत्य है? इनमें से बताना है कौन सा असत्य है। आंसर हो जाएगा सी, राइबोफ्लोविन, विटामिन ई, ये युग्म गलत है।
राइबोफ्लोविन जो होता है वो विटामिन B2 का है, और साइनोकोबालामिन विटामिन B12, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6, थायमिन विटामिन B1। नेक्स्ट है बयुआन के टायरों में भरी जाती है, बयुआन के टायरों में भरी जाती है, आंसर हो जाएगा सी नाइट्रोजन। बयुआन के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% की मात्रा में पाया जाता है। पहले हीलियम गैस का उपयोग होता था। हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। नेक्स्ट सेक्शन है मैथ से। निम्नलिखित में से कौन रूढ़ संख्या, निम्नलिखित में से कौन रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या मीन्स अभाज्य संख्या। अगर 187 को हम तोड़ेंगे तो 11 गुना 17 हो सकता है। 119 को तोड़ेंगे तो 7 गुना 17 हो सकता है। 247 को तोड़ेंगे तो 13 गुना कितना हो जाएगा 19, 247। लेकिन 331 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 331 ही होगा, यानी 331 जो है वो अभाज्य संख्या है, यानी रूढ़ संख्या है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में, बढ़ते हुए तो 5/7 कितने के बराबर है, 0.714 है। 9/11 किसके बराबर है, तो 0.818 है। 7/8 किसके बराबर है, तो 0.875। अब बढ़ते क्रम में कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यही बढ़ते हुए क्रम में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 अलग अलग रास्ता के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती क्रमशः 48, 72 तथा 108 सेकंड में बदलती है। यदि वह 8:20 बजे एक साथ बदलती है तो फिर एक साथ कब बदलेगी। तो ऐसे प्रश्न को सिर्फ एलसीएम निकाल लेना है। 48, 72, 108 के एलसीएम कितना आएगा, 432 सेकेंड आएगा। अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 7 मिनट 12 सेकेंड हो जाएगा। अब तीनों जो है वो 8:20 में तो एक साथ बजता है, अब बजेगा 7 मिनट बाद, 7 मिनट 12 सेकेंड बाद, यानी 8:27 पे ये बदलेगी क्या है, ट्रैफिक के क्रॉसिंग की जो बत्ती है। नेक्स्ट है इसका जो आंसर हो जाएगा होगा बी, 8:27 नेक्स्ट प्रश्न है कि 108/36 का 1/3 प्लस 2/5 गुना 3/3/4 बराबर है। इसमें कई बार लोग ना पहले भागा का कर देते हैं, लेकिन नहीं, पहले का होगा, पहले इसका होगा, यानी 36 का 1/3, यानी 36 गुना 1/3 ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। अब 108/12 प्लस 2/5 गुना 3/3/4, अब इसे सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 108/12 करते हैं। आइए 108/12 प्लस ये 2/5 है, और ये कितना होगा 4 × 12 3 15, यानी 15/4, ये कट जाएगा 3वां, ये 2 हो जाएगा, यानी 108/12 प्लस 3/2 हो जाएगा। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10.1/2। आंसर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि √12 प्लस √12 प्लस √12 किसके बराबर है। अगर सभी प्लस है तो इसका एक ट्रिक है, 12 को तोड़ देना है 1 के डिफरेंस में, यानी 4 गुना 3 के डिफरेंस में तोड़ देना है। और अगर प्लस है तो ये मान ये होगा और आगे चिन्ह प्लस लगेगा, यानी +4 जो हमारा है ये आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। आप इसे इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं कि इसे x मान लीजिए, x बराबर इतना मान लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा √12, फिर यहाँ से शुरू होता है तो ये भी तो x के बराबर है तो प्लस x हो जाएगा। अगर इधर जाएगा तो x² प्लस 12 प्लस x हो जाएगा, x² माइनस x माइनस 12 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, आप इसे सोल्व कीजिएगा, x के मान आ जाएगा 4 और -3, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव वाला 4। नेक्स्ट प्रश्न है, कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। व्यवसाय में एक कमी की प्रतिशत क्या है। कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि व्यवसाय में एक कमी होती है और कितनी प्रतिशत होती है। तो माना प्रारंभ में व्यवसाय कितना था, 100 रुपया का था, 4% की दलाल की आय था, यानी 4 रुपया था। यदि व्यवसाय का एक कमी x% हो जाता है तो 5% की दर से दलाल की आय क्या होगा। तो पहले तो व्यवसाय में कितना कम हो रहा है, 100 माइनस x, और इसका ये कितना ले रहा है 5/100 हो जाएगा, क्योंकि 5% ले रहा है। अब वो कितने के बराबर है, वो 4 के बराबर है, क्योंकि पहले 4% लेता था तो 4 रुपया ही लेता था, तो वो 4 के बराबर है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 400 बराबर 500 माइनस 5x, x बराबर हो जाएगा 20। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 20% की कमी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी शहर की जनसंख्या वर्ष में 4% बढ़ती है, परंतु प्रव्रजन के कारण वर्ष में 0.5% घटती है। 3 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो माना कि प्रारंभ में जनसंख्या कितनी है, 100 है। अब वृद्धि देखते हैं,
4% से बढ़ती है, तो वृद्धि अगर देखा जाए तो वृद्धि बराबर 100, तो ये हो जाएगा 1 + 4/100 के होल क्यूब, और कितना 0.5% घट भी रहा है, यानी 0.5/100 के होल क्यूब से घट भी रहा है, -100 कर दीजिएगा, और इसे जब सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 10.8। यही हमारा आंसर आ जाएगा, हो जाएगा डी। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 10.8 का। नेक्स्ट है 5600 रुपया पर 4 अप्रैल 2005 से 16 जून 2005 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन जो है वो कितना दिया हुआ है? 5600 दिया हुआ है। दर कितना दिया हुआ है? 5% वार्षिक दिया हुआ है। समय है 4 अप्रैल से 13 जून तक, यानी पहले 26 दिन इधर हुआ, इधर 31 मई का हो गया और 16 जून का हो गया, टोटल 73 दिन हो गया। और 73 दिन जब निकला उसे 365 से भागा दीजिएगा तो निकलेगा 1/5 बस। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है 5600 गुना 5%, समय कितना? 1/5 दिया हुआ है, और बटा 100 कर दीजिएगा, तो ये निकल कर आ जाएगा 56। सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है ए, बी, सी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या है? आइए इसे सोल्व करते हैं। माना ए, बी, सी की मासिक वेतन क्रमशः कितना है? 2x है, 3x है तथा 5x है, क्योंकि 2, 3 और 5 के अनुपात में दिया हुआ है। अब क्या रहा? यदि सी के मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, 5x - 2x बराबर 1200 हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 1200/3 बराबर 400 हो जाएगा। तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा? बी का वार्षिक वेतन बराबर 3 × 400 × 12 बराबर 14,400 रुपया हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए, बी तथा सी साझेदारी व्यवसाय में 3:5:7 के अनुपात से विनियोग करके प्रवेश करते हैं। 1 वर्ष बाद सी फिर से 3,37,600 रुपया का विनियोग करता है, जबकि ये 45,600 रुपया वापस लेता है। तब विनियोग का अनुपात बदलकर 24:59:167 हो जाता है। तो ए का प्रारंभिक विनियोग कितना था? तो यहाँ देखना है कि माना ए, बी, सी का जो प्रारंभिक विनियोग होगा वो 3x, 5x और 7x होगा, क्योंकि ये अनुपात में यही दिया हुआ है। तो 3x माइनस कितना? 45,600 अनुपात 5x अनुपात 7x प्लस 3,37,600 बराबर हो जाता है 24:59:167। यही प्रश्न में कह रहा है। यहाँ से हमें सोल्व कर लेना है x का मान। आइए किस तरह सोल्व करना? तो 3x - 45,600 बटा 5x बराबर हो जाएगा 24/59। शुरुआत के ये दोनों को सोल्व करते हैं तो x का हमें मान निकल जाएगा 47,200। तो 3x बराबर हो जाएगा 3 × 47,200। तो एक का प्रारंभ में विनियोग कितना हो जाएगा? 1,41,600 रुपया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रेडियो विक्रेता एक रेडियो को 2.5% के घाटे पर बेचता है। अगर वह उसे 100 रुपया ज़्यादा में बेचता तो 7.5% का लाभ होता। 12.5% लाभ कमाने के लिए वह इसको बेचेगा कितना में? तो क्रय मूल्य अगर मान लिया कि 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना था? 97.5, क्योंकि 2.5% की घाटे पर बेचता है। अगर कह रहा है कि वह 100 रुपया से ज़्यादा बेचता तो 7.5% का लाभ होता। लाभ 7.5 मतलब 107.5 है, और ये परसेंटेज कितना हो जाएगा? 7.5% के ये लाभ कमा रहा है। अंतर दोनों का कितना है? 10 रुपया का है। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा? 100। तो 100% बराबर हो जाएगा कितना? 1,000। या तब 12.5% के लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितना? तो 1,000 गुना 112% बराबर 1125 रुपया। आंसर आ जाएगा डी, 1125 रुपया। नेक्स्ट है एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक 12,000 रुपया में बेचे गए घोड़ा को 20% की हानि पर तथा गाय को 20% के लाभ पर बेचा गया। पूरे लेन देन का परिणाम क्या हुआ? तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 12,000 गुना 100/100 माइनस 20 बराबर कितना? 15,000 रुपया। गाय का क्रय मूल्य उसी तरह निकालेंगे तो 10,000 रुपया हो जाएगा। तो हानि निकालेंगे कितना? तो 15,000 प्लस 10,000
उसमें से कितना घटा देना है, 12,000 और प्लस 12,000, क्योंकि दोनों 12,000 के कीमत है। एक घोड़ा और एक गाय का प्रत्येक का 12 12 24,000, यानी 15 10 25 हुआ और 25,000 में ये अथी किया है, खरीदा है, और बेचा कितना है 24,000 में। तो घटा कितना होगा, तो 1,000 रुपये का। तो आंसर हो जाएगा ए, 1,000 रुपये का घटा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम किया एवं उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिनों में पूरा किया। ए अकेले उस काम को पूरा कर सकता है। तो माना ए अकेला उस काम को 1 दिन में कर सकता है। कितने दिन में, 1 दिन में कर सकता है। 20 दिन में ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य कितना है, 20/30 बराबर 2/3। शेष काम कितना बचा, 1 - 2/3 बराबर 1/3 काम बचा, यानी 20 बराबर x/3 हो जाएगा। तो x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 60 दिन। आंसर हो जाएगा 60 दिन, सी सही हो जाएगा। 3 पाइप ए, बी तथा सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है एवं ए तथा बी के बाद के 7 घंटों में उसे पूरा भरते हैं। तो हौज को भरने में सी अकेले समय लेगा, कितना लेगा। तो 2 घंटे में तीनों पाइप द्वारा भरा गया भाग कितना होगा, 2/6 बराबर 1/3। शेष भाग कितना बच रहा है, तो 1 - 1/3 कर देंगे, यानी 2/3 जो है वो शेष बच रहा है। अब 2/3 भाग ए प्लस बी द्वारा भरा जाता है 7 घंटे में। तो 2/3 भाग और 1 भाग ए प्लस बी द्वारा कितना देर में, तो हो जाएगा 3 × 7/2 बराबर 21/2 हो जाएगा। 1 घंटे में सी द्वारा भरा गया भाग कितना होगा, तो 1/6 - 2/21 बराबर 1/14 हो जाएगा। तो सी अकेले हौज को कितना देर में भर सकता है, तो वो है 14 घंटे में भर सकता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 27, 79, 62, 57, 40, 84, 29, 71 तथा 80 है। प्राप्तांक की माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका, प्राप्तांक की माध्यिका बराबर होता है 9 + 1/2 संख्या। कौन भी संख्या, तो 5वीं संख्या का मान क्या हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अंकों को बढ़ते या घटते क्रम में सजाना होगा। तो आइए पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं। 27, 29, 40, 57, 62, 71, 79, 80, 84। पहले घटते और बढ़ते क्रम में सजा लेना, उसके बाद 9 + 1/2 संख्या को देख लेना, उसका मान ही हमारा माध्यिका होगा। तो 5वीं संख्या कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2, 4, 1, 5वीं संख्या 62। तो सही आंसर हो जाएगा 62, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोनिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। आधा घंटे के बाद वह कोनिक बिंदु सी पर, जो कर्ण ए के विपरीत है, पहुंचता है। यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरह का ये एक फिगर बनेगा, देख लीजिए। यहाँ पर अगर ए है, यहाँ पर सी है, बी है और ये डी होगा। तो ए बी सी डी का वर्ग होगा, क्या होगा, तो ए बी बराबर सबसे पहले निकालते हैं, तो 1/2 × 4 बराबर 2 किलोमीटर। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल 2 × 2 बराबर 4 वर्ग किलोमीटर। आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया धन 2 वर्ष में 8820 रुपया तथा 3 वर्ष में 9261 रुपया हो जाता है। दर, प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाता है, 9261 - 8820 यानी 441 रुपया। तो दर कितना हो जाएगा, 441 × 100/8820 × 1% बराबर 5%। इसे सोल्व कीजिएगा तो आएगा। मूलधन बराबर मान लेते हैं, मूलधन कितना, मूलधन मान लेते हैं 100 रुपया। तो अब x × 1 + 5/100 के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8820 रुपया। जब इसे x का मान सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 8000 रुपया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एक ट्रेन 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा। तो ट्रेन की आदमी की सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी, 40 - 25 बराबर 15 किलोमीटर पर आवर। अब इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, 25/6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, 25/6 × 48 बराबर 200 मीटर, क्योंकि 48 सेकंड लगता है पर घंटा। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 10 वर्ष बाद ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तब माना कि बी की वर्तमान आयु कितना है, 1 वर्ष।
ए की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x-9 हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा x-9 प्लस 10 बराबर 2 गुना x-10। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो x बराबर आएगा 21 वर्ष। आंसर हमारा हो जाएगा ए 21 वर्ष। रमेश ने अपनी 13 पारियों में कॉमन रन के औसत से रन बनाए। 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए, तो अब उनका औसत रन क्या होगा। तो इसे आसानी से बना सकते हैं। पहले 13 गुना 51 कर देंगे, टोटल हमारा रन आ गया, प्लस 149 जो रन आखिरी पारी में बनाया है 14वां पारी में, वो जोड़ देंगे, और बटा कितना, टोटल 14 पारी है तो उसे भाग दे देंगे। आंसर आएगा 812/14 बराबर 58 रन एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सकी। कितने नए व्यक्ति किले में आए। 15 दिन बाद आए, 25 दिन और चला, यानी 40 दिन टोटल चला है। तो शेष दिनों की संख्या कितना है, तो 50 - 15 बराबर 35 दिन। 35 दिन है, तो आने वाले व्यक्तियों की अभी संख्या क्या होगा, 1500 गुना 35/25 कर देंगे, माइनस 1500 कर देंगे, तो हमारा जो 600 होगा वो अभिष्ट संख्या हो जाएगा आने वाले व्यक्तियों के। तो जो आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 600, क्योंकि 25 दिन ही अब चल रहा है, पहले कम से कम 35 दिन और चलता, 10 दिन की कमी होता है, तो 600 व्यक्ति और आ गए, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। माना कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपया है। कितना है, 1 रुपया है। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 12 रुपया, यानी 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य 12 रुपया। तो 9 रुपया पर लाभ कितना हो रहा है, 3 रुपया का। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 3/9 गुना 100 बराबर 33.1/3%। आंसर डी सही हो जाएगा। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 2 नल है, 12 घंटे 15 घंटे, डायरेक्ट निकालिए, 12 गुना 15/12 प्लस 15 यानी हो जाएगा 20/3 घंटा, यानी 6.2/3 घंटा लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 6 घंटा तो हो गया, और 2/3 घंटा को अगर हम क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे तो 40 मिनट आ जाएगा, यानी 6 घंटा 40 मिनट लगेगा। आंसर हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि मान निकालिए 1/2 प्लस 1/2 भागा 1/2। तो आइए इसका मान निकालते हैं, कितना होगा, तो 1/2 प्लस जो है 1/2 गुना 2/1 हो जाएगा, क्योंकि भागा तो ये 1 कट जाएगा, तो हमारा निकल के आएगा 1/2 प्लस 1 यानी 3/2। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा गणितीय चिन्ह आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सिर्फ उसके जगह पर अगर आप गुना रखेगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगला है, उसे ज्ञात कीजिए जो अंक 3 से भिन्न है, और इसका आंसर हो जाएगा डी संवाददाता, क्योंकि प्रकाशक, मुद्रक, लेखक जो सभी है वो पुस्तकों से संबंधित है। संवाददाता समाचार पत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक सीरीज दिया हुआ है, आइए देखते हैं ये किस तरह के है। एच से एफ जो गया है वो -2 है, एम से क्यू गया है +4 है, और जेड से बाई गया है -1 है। उसी तरह डी से क्या करेंगे कि -2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बी। यू से +4 कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 22, और एक्स से हम क्या कर देंगे, -1 करेंगे। जैसा इस सीरीज में है वैसा इसमें करेंगे तो हो जाएगा डब्लू। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वो है बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये श्रृंखला किस तरह है, 2 से 11 लिखा गया है। अगर हम 2 गुना 4 प्लस 3 करते हैं तो 11 हो जाएगा। अगर इससे भी 11 को हम 4 गुना करते हैं, 1144 प्लस 3 करते हैं, यानी सभी में क्या करेंगे कि 4 से गुना करेंगे और 3 जोड़ते जाएंगे तो हमारा अगला टर्म आ जाएगा। इसी तरह 767 में 4 गुना करेंगे और प्लस 3 जोड़ेंगे तो जो हमारा आएगा 331, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर होगा सी। श्रृंखला में गलत पद को ज्ञात कीजिए। इसमें से बताइए कि कौन सा पद जो गलत है। आइए देखते हैं। 98 से 72 गया, यानी 26 का डिफरेंस हो रहा है।
72 से 50 गया 22 के डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में भी 4 का डिफरेंस है। 50 से 31 गया, वो कितने का डिफरेंस है? 29 का डिफरेंस है। थोड़ा ये 29 का करें कि 19 का डिफरेंस है। ये लग रहा है 22 से 4 का कितना का होना चाहिए? 4 का डिफरेंस, यानी 18 का डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पर। तब ये आंसर आता कितना हमारे पास? 32 आता। जो सही होता वो 32 आता, यानी संख्या 31 गलत है, उसके स्थान पर 32 आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मीना का स्थान ऊपर तथा नीचे दोनों ओर से 15वां है। इधर से भी मीना का जो है वो 15वां यानी 14 इधर है, और इधर से भी मीना का 15वां, इधर से 14, 14 28 1 29। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो 29। 14 प्लस 14 जुड़ जाएगा 28, और प्लस 1 खुद मीना हो जाएगा, तो 29। और अगर ऐसे निकालते हैं कि 15वां स्थान है तो 15 प्लस 15 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए, तो फिर हो जाएगा 29। नेक्स्ट है, अशोक बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है। P से चलना प्रारंभ करता है, वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 10 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। फिर से क्या करता है कि वो 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। उसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। अब वह बिंदु P से कितनी दूरी पे है ये निकालना है। तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना निकल जाएगा? ये 5 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो आएगा √4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा। तो आंसर होगा बी, 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि कुछ शिक्षक कवि हैं, सभी कवि कलाकार हैं। यहाँ से निकालना है कि कुछ शिक्षक जो हैं वो हैं कवि हैं। कुछ शिक्षक जो हैं ये शिक्षक हो जाएंगे और ये कवि हो जाएंगे। अब कह रहा है कि सभी कवि कलाकार हैं, यानी जितने भी कवि हैं वो कलाकार हैं, कलाकार हैं। अब निष्कर्ष में देखते हैं, कोई कलाकार शिक्षक नहीं है। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि जो कलाकार है वो शिक्षक में भी आ रहे हैं, तो ये गलत है। कुछ शिक्षक जो हैं वो कलाकार हैं, बिल्कुल यहाँ पे कुछ की भाग आ रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ शिक्षक जो है वो कलाकार हैं। तो 2 सही हो जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा, केवल सेकेंड सत्य है। यदि G प्लस H का अर्थ है G का पिता है H का, यदि G माइनस H का अर्थ है G माता है H का। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, ये ब्लड रिलेशन का है। इसमें हो जाएगा क्या कि P माइनस Q, P Q की माता है, और Q प्लस R, Q पिता है, किसका? पिता है R का, और R गुना S बराबर R बहन है, किसका? S का। इस तरह से आप इसे सोल्व कीजिएगा तो एक हमारे पास ट्रायंगल बन के आ जाएगा। पहले P होगा, फिर Q होगा, R होगा, S होगा, इस तरह के। तो इससे आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कौन सा अक्षर समूह अन्य समूहों जैसा नहीं है? आइए देखते हैं ये किस तरह से अरेंज किया गया है। तो F से हमें M किया गया है, कितने? +7 किया गया है, और M से T किया गया है, ये भी +7 से किया गया है। H से O गया है +7, और O से भी गया है +7। K से R गया है +7, लेकिन R से X गया है +6। यहाँ भी ये +7 में गया है, और J से Q गया है +7, यानी एक जो है ये वो एक में +7 है, एक में +6 है। तो हमारा जो है अन्य समूह जैसा नहीं, तो आंसर हो जाएगा C। अगला है, कौन सा समूह 3 6 13 के समान है? 3 6 13 का समान है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो 3 से 6 +3 हुआ है, और 6 से +7 है। डी में हम देख रहे हैं कि 8 से 11 +3 है, और 11 + 7 जो है 18 है। तो समान कौन हो जाएगा सीरीज में? तो वो डी हो जाएगा। यदि 6 गुना 6 बराबर 33, 8 गुना 2 बराबर 41, 8 गुना 6 बराबर 43 हो, तो 4 गुना 5 क्या होगा? तो आइए देखते हैं ये किस तरह है। तो 6 गुना 6 को 66 लिख दिया है, और उसे 2 से भागा दे दिया है, 33 आ गया है। 8 गुना 2 को सीधे दोनों सटा दिया है, 2 से भागा दे दिया है। इसी तरह 86 को सटा के 2 से भागा दिया है, 43 आया है। 4 5 को भी हम 2 से सटा कर 2 से भागा दे देंगे, तो हमें निकल के आएगा 22.5। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पिता ने बच्चों को बताया कि उसके थैले में कुछ संतरे हैं लेकिन 15 फल छोड़कर, एवं कुछ आम है लेकिन 20 फल छोड़कर, और कुछ केले हैं लेकिन 25 फल छोड़कर, तो थैले में कितने फल हैं? यानी पिता ने बच्चों को बताया कि उसके थैले में कुछ संतरे हैं लेकिन 15 फल छोड़कर, और कुछ आम है लेकिन 20 फल छोड़कर, कुछ केले हैं लेकिन 25 फल छोड़कर, तो थैले में कितने फल है? माना कि कुल फलों की संख्या कितनी है? x है। संतरों की संख्या कितनी हो जाएगी? x - 15। आमों की संख्या कितनी हो जाएगी? x - 20। केलों की संख्या कितनी हो जाएगी? x - 25। ऐसा प्रश्न में कह रहा। टोटल हो जाएगा x - 15 प्लस x - 20
प्लस एक्स माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स टोटल फलों की संख्या, तो 2x बराबर हो जाएगा 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30। आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि असमान युग्म कौन सा है, असमान युग्म कौन सा है। तो आइए देखते हैं 21:58, 18:48 कितने है 3/8, 15:40 3/8 है, 6:16 3/8 है, लेकिन 21:58 जो है वो 21/58 ही है। तो ये असमान युग्म है, आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो आइए देखते हैं ये किस तरह अरेंज किया गया है। इस तरह देखना है, सी से ई से जी, जी से आई और अगला ऐसे चलना है, क्योंकि सी से +2 का यहाँ इंक्रीमेंट है, यहाँ +2 का भी है और यहाँ पर भी +2 का, यहाँ +2 करने पर आई से क्या हो जाएगा के निकल के आ जाएगा। ठीक नीचे वाला में क्या करना है, जे से ई है, जे से के है, ये +4 का है, के से ओ है +4 है, ओ से एस है +4 है, और एस से जो हम +4 करेंगे वो क्या हो जाएगा डब्लू हो जाएगा, यानी के डब्लू निकल के आ जाएगा। इसी तरह हम इसे एम से एल गया है, क्या है -1 है, एम से एल -1 है, एल से के -1 है, और के से जे -1 है, तो जे से -1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा के, जे से माइनस हो जाएगा आई हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा के डब्लू आई, कौन सा हो जाएगा, बी चॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट है बीज का जो संबंध तेल से है वही संबंध कागज का है, आंसर हो जाएगा डी पुस्तक। जिस प्रकार बीज से तेल बनता है उसी प्रकार कागज से पुस्तक बनती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित को पूर्ण कीजिए। सही विकल्प के चुनकर, तो ऊर्जा, थकान, उसके बाद क्या होगा जल, सूखा। जिस प्रकार ऊर्जा समाप्त हो जाने पर थकान आती है उसी प्रकार जल समाप्त हो जाने पर सूखा पड़ता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उचित विकल्प को चुनकर निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। अब सीधे से इसमें से रखना है और एक सीरीज में आ जाए इस तरह के रखना है। तो इसका जो हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बी रखते हैं, यहाँ पर ए रखते हैं, यहाँ पर बी रखते हैं, यहाँ पर सी रखते हैं, तो हमारा जो आ जाएगा सी बी ए एक आ जाएगा, और ए बी बी ए कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक हम देखते हैं सी बी ए हो जाएगा। फिर ये देख लीजिए यहाँ पर 3 ए, यहाँ पर 3 ए, तो आ जाएगा इस तरह का हमें एक सीरीज बनता हुआ आ जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा बी। यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार हो तो 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी सोमवार होगा। कैसे होगा कि 366 दिन तो हो गया 2000 जो होगा 4 तक, क्योंकि उसमें एक लीप वर्ष आ रहा है, तो 366 हो गया 15 अगस्त 2004 तक, 15 अगस्त 2004 तक। उसके बाद 2004 से 2005 में लीप ईयर नहीं आ रहा है, तो 365 हो जाएगा, टोटल 731 दिन हो जाएगा। इसमें अगर हम विषम दिनों की संख्या करें तो कितना हो जाएगा, 3 दिन आ रहा है, 7 से भागा देने पर 3 दिन आ रहा है। तो शुक्रवार प्लस 3 दिन, शुक्रवार प्लस 3 दिन बराबर हमारा आंसर आ जाएगा सोमवार। तो सही आंसर हो जाएगा सोमवार। नेक्स्ट है शब्द COKACEP को व्यवस्थित करने पर एक पक्षी का नाम बनाया जा सकता है, उस नाम का तीसरा अक्षर बताइए। इससे कौन पक्षी बन सकता है, आइए P लिखते हैं, E लिखते हैं, A लिखते हैं, COCK पिकॉक बन रहा है। उसमें कह रहा है उस नाम का तीसरा अक्षर क्या होगा, तो तीसरा अक्षर जो होगा वो होगा A। सही जवाब हो जाएगा D। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति आलू, अंडा और सब्जियों का संबंध दर्शाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये अगर हम इसको आलू मानते हैं, इसको सब्जी में, क्योंकि आलू आता है सब्जी के अंतर्गत, लेकिन अंडा जो है वो सब्जी के अंतर्गत नहीं आता है, तो हमारा आंसर एप्रोप्रिएट सी हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे के एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, यदि 5 निचले तल पर है तो कौन सी संख्या ऊपर के तल में होगा। तो आइए इस तरह के क्लॉक वाइज हमें घूमना रहता है कॉमन पॉइंट को देखकर। यहाँ पर कॉमन 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यानी 2 3 4, और इसमें अगर घूमेंगे तो 2 1 6 होगा। 4 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 1, और 2 के अपोजिट कौन होगा, जो बचा हुआ संख्या है 5। तो यदि 5 निचले तल पे है तो कौन सी संख्या ऊपर तल पे होगा, तो हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए किस तरह से ये आकृति बढ़ रहा है। अगर हम देखते हैं कि 2 गुना 5 प्लस 1 करते हैं तो 11 आ रहा है, 4 गुना 5 प्लस 1 करते हैं तो 21 आ रहा है, यानी इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है। अगर हम 5 को देखते हैं तो 5 गुना
5 करते हैं प्लस 1 करते हैं तो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। यानी सभी में 5 से गुना करना और 1 जोड़ना है। उसी तरह अगर हम इसे करेंगे तो 8 गुना 5 40 हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा। आंसर हमारा बी निकल कर आएगा। यदि स्कूटर का कोड 94 हो तो ट्रेन का कोड होगा, क्या होगा ये देखना है। स्कूटर को अगर एस क्या है 19 है, सी 3 है, ओ 15 है, फिर ओ 15 है, प्लस टी 20 है, ई 5 है, आर 18 है, टोटल हो जाएगा कितना 95। उसमें से अगर 1 घटा दिया गया है तो 94 लिखा गया है। उसी तरह अगर हम ट्रेन को लिखते हैं, टी का 20 हो जाएगा, आर का जो हो जाएगा 18, ए का 1, आई का 9 और एन के 14 हो जाएगा, टोटल 62 आ गया। उसमें से 1 घटा देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 61। यानी सही आंसर हो जाएगा डी। सही क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित अंकों के क्रम में पहले 8 और बाद में 3 के बीच 6 अंक कितनी बार आया है, ये देखना है। पहले 8 है और बाद में 3 के बीच 6 अंक, तो एक तो ये आ रहा है 8 6 3 और एक आ रहा है 8 6 3 यहाँ पर आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजेंद्र श्याम से बड़ा है लेकिन श्याम राजेश से छोटा है, हिमांशु राजेंद्र से बड़ा है लेकिन अबरार से छोटा है। यदि इन्हें आयु के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाहिने से दूसरे स्थान पे कौन होगा। आंसर जो हो जाएगा वो ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि आयु के घटते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद दाहिने के दूसरे स्थान पर श्याम और राजेश दोनों आएगा, क्योंकि श्याम और राजेश में कौन छोटा है हमें ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सीता और गीता सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। सूर्यास्त के समय यदि सीता की परछाई उसके बाईं ओर हो तथा गीता का चेहरा किस दिशा में होगा। तो यहाँ पर अगर हम सीता खड़ी है, यहाँ पर गीता है और सूरज इधर पश्चिम की ओर है क्योंकि सूर्यास्त के समय है, तो सीता का जो मुख होगा वो जो दक्षिण की ओर और गीता का उसकी परछाई किधर होगा, उसकी बाईं ओर बनता रहेगा, यानी पूरब की ओर बनते रहेगा। और गीता का चेहरा किस तरफ होगा, तो आंसर हो जाएगा ये उत्तर की तरफ, गीता का चेहरा इधर होगा, तो सही जवाब होगा ए। एक व्यक्ति बस अड्डे पर 10:45 पूर्वाह्न को पहुंचा। पूछताछ से उसे पता चला कि उसके नगर को बस हर 4 घंटे बाद जाती है तथा एक बस ठीक 25 मिनट पहले जा चुकी है। उसे अगली बस कब मिलेगी। उसे पहली बस के जाने का समय कब था, 10:45 - 25, क्योंकि 25 मिनट पहले जा चुकी है। आंसर हो जाएगा 10:20 प्रातः। अब वो कह रहा है कि अगली बस जाने का समय 4 घंटा बाद है, तो ऐड कर देंगे 10:20 में कितना 4 घंटा, तो हमारा दोपहर के 2:20 में अगली बस जाएगी, तो आंसर हो जाएगा दोपहर बाद 2:20 में। नेक्स्ट है, यदि कथन कुछ छात्र नेता है सत्य है तो निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा निश्चित रूप से तर्कसंगत होगा। और इसका आंसर हो जाएगा ए, कुछ नेता छात्र है, क्योंकि प्रश्न इस तरह बनकर आ जाएगा, कुछ छात्र नेता है, एक तरफ छात्र अगर होगा और एक तरफ नेता, तो कुछ नेता छात्र हैं, ये तर्कसंगत होगा। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी की माता नगेंद्र के पिता की पुत्री है, नगेंद्र का लक्ष्मी से क्या संबंध है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मामा लगेंगे। आप बना लीजिएगा, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। पी ने क्यू से कहा तुम मेरे पिता के इकलौते पुत्र के बेटे हो, क्यू पी के साथ क्या संबंध है। तो ये संबंध किस तरह का है, तो आंसर हो जाएगा ए, बेटा का, क्योंकि ये पी है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ है तो एक तरफ पिता के इकलौते पुत्र के बेटे हो, यहाँ भी क्यू होगा, इकलौते पी हो गया और ये क्यू होगा, तो बेटे का संबंध है। पी के पिता इकलौते पुत्र स्वयं पी ही होगा, तो क्यू पी का बेटा है। अब इसे सोल्व कर लीजिएगा, बेटा होगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में वर्ग तथा दीर्घ वृत्त में आने वाली परंतु आयत व त्रिभुज में न आने वाली संख्या है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 5। कह रहा है कि वर्ग तथा दीर्घ वृत्त में आने वाली है, ये वर्ग और दीर्घ वृत्त में आ रहा है, लेकिन आयत व त्रिभुज में नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 36 विद्यार्थी गणित और 28 जीव विज्ञान पढ़ाते हैं। गणित तथा जीव विज्ञान दोनों पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो आइए देखते हैं, इस तरह का एक सीरीज बनाते हैं जो हमें बनेगा। ये अगर यहाँ पर 22, यहाँ पर 14, यहाँ पर 14 करते हैं। कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों की एक संख्या में 36 विद्यार्थी गणित पढ़ रहे हैं। 36 विद्यार्थी, क्योंकि 22 और 14 को जोड़ रहे हैं तो वो 36 हो रहा है, और 28 जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, 14 ने 28 जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। गणित तथा जीव विज्ञान दोनों पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी बी वाले, ये बीच वाले, तो आंसर हो जाएगा बी, 14। यदि व्यक्ति टाइगर को इस तरह लिखता है उसी तरीके से मंकी को कैसे लिखेगा।
तो सबसे पहले ये किस तरह लिखे है ये देखना, TIGHER है, यहाँ पर QDGFHS है, और ये लिखा गया है इस तरह से। T को सीधे कर दिया गया है, S इधर से करते हैं, RST हो जाएगा। I को हम करेंगे इस तरह H की तरफ, और J को करेंगे F की तरह, H को ये, E को D, और ये इस तरह अगर हम अरेंज करते हैं, और मंकी को उसी तरह अरेंज करेंगे तो एक घट करके करना है, एक माइनस करना है। कितना करना है? एक माइनस। तो इसमें भी एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा L। O को करेंगे तो N हो जाएगा, M हो जाएगा, J हो जाएगा, D हो जाएगा, X हो जाएगा। इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा C। एक नर्सिंग होम के लिए आवश्यक होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा C, डॉक्टर। एक नर्सिंग होम के लिए डॉक्टर आवश्यक होता है, C सही हो जाएगा। यदि 854 बराबर 12, 467 बराबर 38, तो 683 बराबर क्या होगा? तो 854 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 4 माइनस 8 बराबर 12 लिख रहे हैं, 5 20 माइनस 8। उसी तरह अगर 467 को किस तरह लिखते हैं? 6 गुना 7 माइनस 4, यानी लास्ट के दोनों अक्षर गुना कर देते हैं, पहला वाला जो संख्या है वो घटा देते हैं, तो हमारा निकल के आएगा 38। इसी तरह 683 को क्या कर देंगे? 8 गुना 3 माइनस 6 कर देंगे, तो 8 या 24 माइनस 6 बराबर 18 सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है, एक सांकेतिक भाषा में सेक केर है गर्म बढ़िया चाय, पेक चा केर में बढ़िया कड़क शुद्ध, नेक चा है ताज़ा शुद्ध चाय में। इस भाषा में कड़क चाय को लिखा जाएगा, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, पेक है ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, असंगत आकृति चयन कीजिए। इसमें से असंगत आकृति कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा A, ये असंगत है, क्योंकि इसमें दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है, परस्पर काट रही है ये आकृति में। वह शब्द जो इन्फॉर्मेशन शब्द के अक्षरों से इसी क्रम से बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा B, फॉर्मेट। फॉर्मेट जो है देखिए इसी क्रम में बना हुआ है, बीच में इसे उठाकर रखा गया, बाकी सब इधर उधर से बना है, तो फॉर्मेट। अगला प्रश्न है कि दिए गए संख्या में से सही संख्या ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से है। 0.15 बटा 0.0015 बराबर कितना हो जाएगा? 100। उसी तरह 1.03 को कितना से भागा दें कि ये 100 आएगा? 1.03 बटा 100 बराबर 0.0103, ये हमें देगा 100 के बराबर, तो आंसर हो जाएगा हमारा B। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का दर्पण में समान प्रतिबिंब दिखाई देगा? देखना है इन चारों में से किस में से अगर दर्पण लगाएंगे तो समान दिखेगा। तो अगर हम यहाँ पे दर्पण लगा देते हैं तो TMAMT सेम दिखेगा, तो आंसर हो जाएगा D। अल्फ़ाबेट में कितने 26 संख्या होते हैं, 1 से लेकर 26, उसमें 11 ऐसे हैं जिनका मिरर लगाने पर, दर्पण लगाने पर वो सेम रह जाते हैं, आप उसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति में से त्रिभुजों की संख्या का पता लगाइए। इस आकृति में त्रिभुज कितना है ये पता लगाइए। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C, इसमें 13। जिस प्रकार DWH संबंधित है WDS से, उसी प्रकार FUL संबंधित है। DWH के लिखा गया है WD और S लिखा गया है, यानी विपरीत क्रम वर्णमाला का लिखा गया है। उसी प्रकार FUL को लिखेंगे क्या? तो U, इसे FIL के O लिखेंगे, यानी विपरीत क्रम है ये वर्णमाला का। तो आंसर हो जाएगा क्या? तो वो है CUFO। निम्नलिखित आकृतियों की एक श्रृंखला है, लुप्त संख्या का पता लगाइए। एक आकृति है इसमें लुप्त है, देखिए किस तरह है। अगर हम 4 गुना 4 प्लस 7 गुना 5 करते हैं, यानी इन दोनों के गुना करते हैं और इन दोनों के गुना करके जोड़ देते हैं, तो हमारा निकल कर आ जाएगा 51, ये बीच वाला। उसी तरह 5 दूनी 10 हो जाएगा, और चौथिया 18 28 हो गया। इसी तरह गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, अब 5 पे 25 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 37। आंसर हो जाएगा हमारा D। नेक्स्ट है, घड़ी में 7:30 हुए हैं, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? तो एक फार्मूला है घड़ी की दोनों सुइयों के कोण निकालने के लिए, 30H माइनस 11M बटा 2, H हावर्स है और M मिनट है। तो आइए रख देते हैं 30 गुना 7 माइनस 11 गुना 30 बटा 2, यानी हो जाएगा 210 माइनस 165 बराबर 45 डिग्री। आंसर हो जाएगा A, 45 डिग्री। नेक्स्ट है, जब दर्पण के समय देखा जाता है तो एक घड़ी में 9:30 बजे हुए हैं, घड़ी का वास्तविक समय क्या है? दर्पण में हम देख रहे हैं कि वो 9:30 बजा है, तो 9:30 किस तरह का बजता है? इस तरह घड़ी के 9:30 बजे में, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा?
अगर यहाँ पर दर्पण है तो ये हो जाएगा 2.5, इस तरह का इमेज बनेगा, यानी 2.5 बजेगा, 9:30 और 2.5। इसे एक तरह का और फार्मूला से बना सकते हैं, 11:60 में से 9.5 घटा दीजिएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 2.5। इस तरह भी आप बना सकते हैं, तो आंसर होगा बी। एक विद्यार्थी ने एक चित्र में लाल के स्थान पर नीला रंग, पीले के स्थान पर लाल, हरे के स्थान पर पीला और नीले के स्थान पर हरा रंग भर दिया। पत्तियों का रंग चित्र में क्या होगा? पत्ती का रंग क्या होता है? हरा, और हरे के स्थान पे क्या भर दिया है? वो पीला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाता है? तो आइए देखते हैं सार्थक। सबसे पहले क्या हो जाएगा? वृक्ष होगा, उसमें क्या होगा? शाखा होगा, उसमें क्या होगा? पत्तियाँ निकलेगी, उसके बाद क्या होगा? पुष्प निकलेंगे, उसके बाद फल होंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 4, 2, 1, 3, 5। यदि प्लस का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ भागा है, गुना का अर्थ घटाव है, तो भागा का अर्थ प्लस है, तो ये इक्वेशन का मान क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 65 हो जाएगा। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, जो कि शुक्रवार है, तो इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? 15 जून को शुक्रवार है, 15 + 7 बराबर 22 तारीख को शुक्रवार है, 22 + 7 बराबर 29 तारीख को भी शुक्रवार है, तो 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? वो पड़ेगा शनिवार। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा चित्र भवनों, आदमियों तथा लंबा के मध्य संबंध को दर्शाता है? आइए देखते हैं चित्र में। अगर ये भवनों को कर देते हैं और ये लंबा का, क्योंकि भवन लंबा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और आदमियों की कर देते हैं क्योंकि आदमी लंबा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। ये था बिहार एसएससी के प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज नंबर 22। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।